नमस्कार और डीएलसी लीगल न्यूज़ एंड नॉलेज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मामले की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। ये केरल के विधायक राहुल मामकुटीथिल से जुड़ा मामला है। जब मैंने इस केस से जुड़े दस्तावेज देखे तो एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। एक ही दिन एक ही व्यक्ति को लेकर दो अलग अलग अदालतों में दो बिल्कुल अलग तरह की बातें हो रही थी। एक तरफ तो केरल हाईकोर्ट में जज साहब नैतिकता और कानून के बीच की जो महीन रेखा है उस पर एक बड़ा सवाल उठा रहे थे, और दूसरी तरफ एक निचली अदालत में उसी विधायक की किस्मत का फैसला वो प्रक्रियात्मक दांवपेच पर हो रहा था। आज हमारे पास दो बहुत अहम स्रोत हैं। पहला, पठानमथिट्टा की सेशन कोर्ट का 28 जनवरी 2026 का वो विस्तृत जमानत आदेश जिसने विधायक को रिहा किया, और दूसरा उसी दिन केरल हाईकोर्ट में एक अलग मामले की सुनवाई की रिपोर्ट जहां जज की एक टिप्पणी ने मतलब सुर्खियां बटोर ली। आज हम इन दोनों को जोड़कर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानून की दुनिया में असल में क्या मायने रखता है। क्या वो बड़ी नैतिक बहस है या फिर प्रक्रिया की छोटी छोटी बारीकियां? ये चर्चा खास तौर पर वकीलों और कानून के छात्रों के लिए बहुत काम की होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, इस कहानी के दो सिरे हैं, एक हाई कोर्ट में, दूसरा सेशन कोर्ट में। हाई कोर्ट वाली बात तो मीडिया में खूब छाई। चलिए पहले उसे ही समझते हैं। विधायक साहब एक दूसरे मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में थे। बिल्कुल, और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन ने एक दलील दी। उन्होंने कहा कि आरोपी का एक पैटर्न है कि वो कई महिलाओं को इसी तरह धमकाते हैं और उनके खिलाफ ऐसे अपराधों का एक इतिहास रहा है। उनका मकसद था जज को ये दिखाना कि यह व्यक्ति समाज के लिए खतरा है और इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इस दलील के जवाब में जस्टिस कौसर अड्डापगात ने मौखिक रूप से एक ऐसा सवाल पूछा जो कानूनी गलियारों में बहस का मुद्दा बन गया। उन्होंने पूछा, एक अविवाहित पुरुष के कई लोगों के साथ सहमति से यौन संबंध रखने में क्या गलत है और इस वजह से जमानत कैसे खारिज की जा सकती है? ये सवाल अपने आप में बहुत गहरा है। यहाँ जज प्रोसिक्यूशन के तर्क की कानूनी प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि आप किसी के चरित्र या उसकी निजी जिंदगी के आधार पर जमानत अर्जी का विरोध नहीं कर सकते, खासकर तब जब वो काम कानून की नज़र में अपराध न हो। सहमति से बने संबंध अपराध नहीं है। अदालत का फोकस इस बात पर था कि जिस मामले की वो सुनवाई कर रहे हैं, क्या उसमें बलात्कार का अपराध बनता है? आरोपी का सामान्य आचरण या उसके कितने पार्टनर्स हैं, ये उस खास केस के लिए अप्रासंगिक है। मतलब अदालत एक तरह से कह रही थी कि स्टिक टू द फैक्ट्स, इस केस के तथ्यों पर बात करिए, कहानी मत बनाइए। एकदम सही। जस्टिस ने यह भी साफ किया कि अगर नग्न वीडियोग्राफी बनाने जैसे दूसरे आरोप हैं तो उन पर कानून के तहत अलग से विचार किया जाएगा, लेकिन किसी के चरित्र को जमानत खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। ये न्याय के एक बहुत बड़े सिद्धांत को स्थापित करता है कि अदालतें नैतिक पहरेदार नहीं है, वे कानून की व्याख्या करने के लिए है। तो ये तो हुई हाईकोर्ट की बात, जहां एक बड़ा कानूनी और नैतिक सवाल हवा में तैर रहा था। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, असल एक्शन तो पठानमथिट्टा के सेशन कोर्ट में था, जहां विधायक की नियमित जमानत अर्जी पर फैसला होना था। वहां क्या हुआ? जी, उसी दिन सेशन कोर्ट में क्राइम ब्रांच क्राइम नंबर 102026 पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ता राहुल मामकुटीथिल थे और उन पर आईपीसी की धारा 376 यानी बलात्कार और 506 आपराधिक धमकी के तहत आरोप थे। मामला काफी गंभीर था। आरोप क्या थे, जरा विस्तार से बताइए। आदेश के मुताबिक कहानी ये है कि याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया के जरिए सर्वाइवर से दोस्ती की, उसका भरोसा जीता। फिर 8 अप्रैल 2024 को आरोप के अनुसार निजी तौर पर मिलने के बहाने उसे एक होटल में बुलाया और वहां उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि इस वजह से वो गर्भवती हो गई और जब उसने ये बात याचिकाकर्ता को बताई तो उसे धमकाया गया। इसी मामले में विधायक को 11 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया था और वो तब से हिरासत में थे। ठीक है, तो आरोप संगीन थे। अब आते हैं बचाव पक्ष की दलीलों पर। जब मैंने जमानत आदेश पढ़ा तो मुझे लगा कि बचाव पक्ष ने केस के मेरिट से ज्यादा पुलिस की प्रक्रिया पर हमला बोला। उनकी रणनीति क्या थी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बचाव पक्ष की रणनीति कानून के छात्रों के लिए एक केस स्टडी की तरह है। उनका सबसे पहला और सबसे मजबूत तर्क था गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी ही अवैध थी। अवैध क्यों? क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी के आधार यानी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में लिखित रूप में सूचित नहीं किया गया था, और ये दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 50 और संविधान के अनुच्छेद 22 का सीधा उल्लंघन है। ये एक मौलिक अधिकार है। एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी बारीकी है जिसे समझना होगा। गिरफ्तारी के कारण और गिरफ्तारी के आधार, ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन कानून में इनमें जमीन आसमान का फर्क है ना? बिल्कुल, और यही इस केस का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रबीर पुरकायस्थ मामले में इसे बहुत स्पष्ट किया है। गिरफ्तारी के कारण वो होते हैं जो पुलिस आपको मौखिक रूप से बताती है या अरेस्ट मेमो पर लिख देती है, जैसे आपको बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन गिरफ्तारी के आधार का मतलब है वो सारे तथ्य, सबूत और सामग्री जिनकी वजह से पुलिस को लगा कि आपको गिरफ्तार करना जरूरी है। और पुरकायस्थ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आधार आरोपी को लिखित में दिए जाने चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस सिर्फ ये नहीं कह सकती कि आपको फला आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें लिखित में वो सारे सबूत या बयान या वजहें देनी होंगी जिनके आधार पर वो ये कह रहे हैं। ठीक, यही मतलब है। इसका मकसद ये है कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति को पता चले कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है,
ताकि वो तुरंत अपनी जमानत की अर्जी तैयार कर सके और अपनी कानूनी लड़ाई शुरू कर सके। ये मनमानी गिरफ्तारियों पर एक बहुत बड़ी रोक है। इस मामले में सेशन कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने याचिकाकर्ता को कानून द्वारा अनिवार्य इस तरीके से गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए थे। ये बचाव पक्ष के लिए एक बड़ी जीत थी। वाह, ये तो जांच की नींव पर ही सवाल उठाने जैसा हो गया। बचाव पक्ष का अगला कदम क्या था? उनका अगला निशाना थी एफआईआर। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी पर सवाल उठाया, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प था उनका दूसरा तर्क, जो नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS से जुड़ा था। BNSS, अच्छा, तो नए क्रिमिनल कानूनों का असर भी दिखने लगा। क्या था वो तर्क? जी, BNSS की धारा 173(22) में एक नई प्रक्रिया है। ये कहती है कि अगर कोई सूचना जैसे FIR इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी ईमेल या किसी और डिजिटल तरीके से दी जाती है, तो उस पर सूचना देने वाले व्यक्ति को 3 दिनों के अंदर आकर हस्ताक्षर करने होंगे। और इस मामले में क्या हुआ? इस मामले में सर्वाइवर कनाडा में थी। उन्होंने अपनी शिकायत शायद इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजी थी, लेकिन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं था जिससे पता चले कि उन्होंने कानून के तहत 3 दिन की अवधि में उस पर हस्ताक्षर किए थे। अच्छा जी, और अदालत ने इस बिंदु को बहुत गंभीरता से लिया। और अदालत ने इस पर क्या कहा? अदालत ने अपने आदेश में लिखा कि ये चूक FIR दर्ज करने की प्रक्रियात्मक नियमितता पर एक छाया डालती है। अब ये एक छाया डालता है, कानूनी भाषा में ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अदालत शुरुआत में ही केस की बुनियाद पर यानी FIR पर ही शक कर रही है। ये भी छोटी मोटी प्रक्रियात्मक चूक नहीं है, ये केस की नींव को कमजोर कर रही है। जाहिर है बचाव पक्ष ने यह भी कहा होगा कि संबंध सहमति से थे। हाँ, वो उनकी मुख्य दलील थी। उन्होंने कथित घटना के बाद भी दोनों के बीच हुई सौहार्दपूर्ण व्हाट्सएप बातचीत के स्क्रीनशॉट भी अदालत में पेश किए, ये दिखाने के लिए कि दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं था और संबंध सहमति पर आधारित थे। तो बचाव पक्ष ने प्रक्रियात्मक खामियों का एक मजबूत जाल बुना। जाहिर है अभियोजन पक्ष ने भी इसका पुरजोर विरोध किया होगा। उनका मुख्य तर्क क्या था? अभियोजन पक्ष का मुख्य तर्क था याचिकाकर्ता का प्रभाव। उन्होंने कहा कि वो एक मौजूदा विधायक है, एक शक्तिशाली व्यक्ति है। अगर उसे जमानत दी गई तो वो बाहर आकर सर्वाइवर को डरा धमका सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। ये जमानत का विरोध करने का एक क्लासिक और बहुत मजबूत आधार होता है। और FIR में देरी के बारे में उन्होंने क्या कहा? बचाव पक्ष ने तो इसे एक बड़ी खामी बताया था। अभियोजन पक्ष ने उस देरी को याचिकाकर्ता के प्रभाव से ही जोड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि देरी इसलिए हुई क्योंकि विधायक ने सर्वाइवर को धमकाया था, उसे डराया था, जिसकी वजह से वो समय पर अधिकारियों से संपर्क करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन अभियोजन पक्ष ने ललिता कुमारी मामले का भी हवाला दिया था, जो कहता है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर FIR तुरंत दर्ज होनी चाहिए। तो क्या FIR में देरी को सिर्फ आरोपी के प्रभाव से नहीं जोड़ा जा सकता? बिल्कुल, और यही अभियोजन का सबसे मजबूत कानूनी तर्क था। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का मामला एक मील का पत्थर है, जो कहता है कि अगर सूचना से संज्ञेय अपराध का पता चलता है तो पुलिस को FIR दर्ज करनी ही होगी, इसमें कोई आनाकानी नहीं हो सकती। लेकिन यहां अदालत के सामने 2 बातें थीं। एक तरफ ललिता कुमारी का सिद्धांत कि FIR तुरंत दर्ज हो, और दूसरी तरफ BNSS की धारा 173 II की नई प्रक्रियात्मक आवश्यकता कि इलेक्ट्रॉनिक FIR पर 3 दिन में दस्तखत हों। तो अदालत ने एक सिद्धांत और एक प्रक्रिया के बीच चुनाव किया। हाँ, एक तरह से अदालत ने इस मामले के तथ्यों को देखते हुए प्रक्रियात्मक चूक को ज्यादा वजन दिया। ललिता कुमारी FIR दर्ज करने की अनिवार्यता पर जोर देता है, लेकिन BNSS की धारा 173(2) उस FIR को प्रमाणित करने की प्रक्रिया तय करती है। अदालत का मानना था कि अगर प्रमाणीकरण की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई तो FIR की बुनियाद ही कमजोर हो जाती है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म कानूनी व्याख्या है। तो अब हम फैसले की तरफ आते हैं। इन सभी दलीलों और जवाबी दलीलों के बाद अदालत ने जमानत क्यों दी? अदालत ने कई वजह गिनाई। सबसे पहले, जैसा हमने चर्चा की, अदालत ने गिरफ्तारी और FIR पंजीकरण में प्रक्रियात्मक चूकों को बहुत गंभीरता से लिया। वो गिरफ्तारी के आधार लिखित में न देना एक बहुत बड़ा कारण बना। और दूसरा, अदालत ने आपराधिक न्याय शास्त्र के उस मूल सिद्धांत को दोहराया जिसे हम सब जानते हैं, जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है। अदालत ने कहा कि जांच पूरी होने तक किसी को हिरासत में रखना सजा देने जैसा नहीं होना चाहिए। जब तक बहुत जरूरी न हो, किसी व्यक्ति की आजादी नहीं छीनी जानी चाहिए। लेकिन उस दलील का क्या हुआ कि विधायक प्रभावशाली है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है? ये तो एक गंभीर चिंता है। अदालत ने इस आशंका को काल्पनिक माना, मतलब स्पेक्युलेटिव। अदालत का तर्क था कि चूंकि सर्वाइवर कनाडा में है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा उसे सीधे तौर पर डराने धमकाने की संभावना कम है। एक मिनट, क्या ये दलील थोड़ी अजीब नहीं है कि सर्वाइवर कनाडा में है इसलिए उसे धमकाया नहीं जा सकता? आज के डिजिटल जमाने में तो धमकी देना, मानसिक रूप से परेशान करना और भी आसान है। सरहदें तो कोई मायने नहीं रखती। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये एक महत्वपूर्ण बहस का मुद्दा भी है, लेकिन हमें अदालत के नजरिए से सोचना होगा। अदालत को यह देखना था कि क्या अभियोजन पक्ष ने ऐसी किसी डिजिटल धमकी या छेड़छाड़ की कोशिश का कोई ठोस सबूत पेश किया है। अगर प्रोसिक्यूशन सिर्फ ये कहे कि हमें डर है कि ऐसा हो सकता है, तो अदालत सिर्फ एक आशंका के आधार पर जमानत नहीं रोक सकती। सबूतों के अभाव में अदालत ने इस दलील को काल्पनिक माना।
और क्या वजह थी? अदालत ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता का मोबाइल फोन पहले ही जब्त किया जा चुका था, जिससे डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ की गुंजाइश कम हो गई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता एक जाना पहचाना राजनीतिक चेहरा है, राज्य विधानसभा का सदस्य है, इसलिए उसके देश छोड़कर भागने की संभावना न के बराबर है। अंत में अदालत ने माना कि जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है और आगे की पूछताछ के लिए उसे हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई? जी, अदालत ने शर्तें लगाईं, जैसे 50,000 रुपए का जमानत बॉन्ड भरना होगा, हर शनिवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा और गवाहों को किसी भी तरह से धमकाया या प्रभावित नहीं किया जाएगा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, इसका सार क्या है? हमारे श्रोताओं, खासकर कानून के छात्रों के लिए इसमें से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, प्रक्रियात्मक शुद्धता का महत्व। ये मामला साफ दिखाता है कि BNSS जैसे नए कानून प्रक्रियात्मक सुरक्षा पर कितना ज्यादा जोर दे रहे हैं। पहले जो छोटी मोटी चूक मानी जाती थी, जैसे FIR पर हस्ताक्षर में देरी, अब वो जमानत का एक मजबूत आधार बन सकती है। ये जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि वो प्रक्रिया का पालन करने में कोई कोताही ना बरतें। दूसरा, गिरफ्तारी के कारण और गिरफ्तारी के आधार के बीच का फर्क। प्रबीर पुरकायस्थ के बाद ये अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ये हर डिफेंस लॉयर के लिए एक बड़ा हथियार है। और तीसरा, अदालतों का जमानत याचिकाओं में जोखिम का आकलन करने का तरीका। अदालतें सिर्फ आशंकाओं पर काम नहीं करती, उन्हें सबूत चाहिए होते हैं। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि जमानत देने से न्याय की प्रक्रिया में वास्तविक बाधा आएगी। सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि आरोपी प्रभावशाली है। ये मामला एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। बिल्कुल। डिजिटल कम्युनिकेशन और सीमा पार शिकायतों के इस युग में हमारे कानूनी ढांचे को खुद को कैसे ढालना होगा? हम आरोपी के लिए प्रक्रियात्मक निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं और साथ ही उन सर्वाइवर्स की भी रक्षा कैसे कर सकते हैं जो हजारों मील दूर बैठकर भी प्रभाव और दबाव के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं? BNSS जैसे नए कानूनों के इन प्रावधानों की अदालतों द्वारा की जाने वाली व्याख्या आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी। यह एक बेहतरीन विश्लेषण था। DLC लीगल न्यूज एंड नॉलेज के हमारे सभी श्रोता जो वकील हैं या कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपको इन कानूनी मुद्दों पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या अदालत का प्रक्रिया को प्राथमिकता देना सही था? डिजिटल युग में गवाहों को धमकाने की आशंका को अदालतें कैसे देखें? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।